स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष अग्रवाल निर्मल पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम बीएससी थर्ड ईयर में पेपर इकोलॉजी पढ़ रहे थे, जो कि हमारा पेपर सेकंड है, और उसमें हमने जीरोफाइट्स प्लांट को प्रारंभ किया था। और पिछली वीडियो में हमने देखा कि जीरोफाइट प्लांट्स क्या होते हैं, मरोद्भिद पादप क्या होते हैं, उनका कैसा जड़, तना, पत्ती व्यवस्थित होती हैं, और ये पादप जो होते हैं किस प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इनके सामान्य गुणों को देखा था, और इसमें हमने जल के आधार पर इनको वर्गीकृत भी किया था, जिनमें हमने जल के अभाव में पलायनी पादप, जल अभाव सहिष्णुनी पादप और जल अभाव प्रतिरोधी पादपों के बारे में हमने बात की थी। और उसके बाद में हमने जो मरुद्भिद पादप होते हैं वो अपने अलग अलग वातावरण में पाए जाते हैं, जिनमें कि अपना अम्लोद्भिद भी होता है, ऑक्जेलोफाइट्स एंड चेस्मोफाइट्स, अपना हेलोफाइट्स भी होते हैं। तो इस प्रकार हमने इनके वर्गीकरण को भी देखा था। आज की क्लास में हम इनका तीसरे प्रकार का वर्गीकरण देखते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि यह पादप किस प्रकार के आवास में हैं। तो उस आवास के आधार पर इनको पादपों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिनमें पहला प्रकार का पादप होते हैं अल्पकालिक पादप। कौन से होते हैं? अल्पकालिक पादप। ऐसे पादप जिनका जीवन काल क्या होता है, कम समय के लिए होता है, और वह जल की जैसे ही कमी आ जाती है वह मृत हो जाते हैं, और वह अपना जीवन कुछ सप्ताहों से लेकर कुछ महीनों तक ही अपना पूर्ण कर पाते हैं। तो उनमें अपना होता है अल्पकालिक पादप। और यह पादप जो होते हैं जल की जैसी ही कमी आई यह मृत हो जाते हैं। इसमें अपना मोरिंगा प्लांट मुख्यतः होता है, जो कि जल के अभाव में भी हमको देखा था पलायन कर जाते थे। तो इस प्रकार भी ये अल्पकालिक पादप होते हैं। ये इनका जो जीवन यापन होता है वो 1 वर्षीय होता है। तो इस प्रकार से पहला टाइप अल्पकालिक पादप। दूसरा प्रकार आता है अपना गूदेदार पादप। ऐसे पादप जिनका स्तंभ और जो पत्तियां होती हैं वो गूदेदार होती हैं, कुछ गूदे जैसी संरचना रखती है, मांसलोद्भिद होती हैं, और उन पर मोटी क्यूटिकल का स्तर पाया जाता है। और पत्तियों को जैसे ही हम स्पर्श करते हैं उनमें हमें एक गद्दी जैसी गूदेदार संरचना हमें दिखाई देती है। और ये पादप सामान्यतः क्या होते हैं? क्षुरुप होते हैं, मतलब झाड़ियों के रूप में यह पाए जाते हैं। और इस प्रकार से यह अगर जल की भी कमी आ जाती है तो यह अपने अनुकूल वातावरण को निभाते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। गूदेदार पादपों का जो जीवन काल होता है वो 1 वर्ष से 2 वर्षीय या त्रिवर्षीय भी होते हैं ये। तो इस प्रकार से गूदेदार पादपों में अपने आँख, जिसको हम बोलते हैं कैलोट्रोपिस, तो कैलोट्रोपिस की जब आप पत्तियों को देखना, आँख के पेड़ को देखना, तो उसकी पत्तियों पर मोटी क्यूटिकल का स्तर होता है, बैक्स जैसी संरचना होती है, और उनकी जो पत्तियां होती हैं वो गूदेदार संरचना रखती हैं। तो इस प्रकार से ये है अपना दूसरा प्रकार गूदेदार पादप होते हैं। तीसरा प्रकार आता है अपना अमांसलोद्भिद पादप। अमांसलोद्भिद पादप में हम देखते हैं जिनमें कि जो तना होता है वो कमज़ोर होता है। तो अमांसलोद्भिद पादप हो गया, उनमें तना कमज़ोर है, काष्ठीय होता है, और कुछ गूदेदार जैसी संरचना नहीं पाई जाती है, मतलब पूर्णतः रूप से मरुस्थलीय पादप ही होता है। तो उनमें होता है अपना अमांसलोद्भिद पादप। इस प्रकार से अपना आवास के आधार पर 3 प्रकार अल्पकालिक पादप, गूदेदार पादप और अमांसलोद्भिद पादप अपने मरुस्थलीय वातावरण में पाए जाते हैं। उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट वर्गीकरण देखते हैं, जिनमें कि स्तंभ व पत्तियों की संरचना के आधार पर इनको वर्गीकृत करते हैं। तो अपना 4th प्रकार का वर्गीकरण होता है, जिनमें कि स्तंभ व पत्ती की संरचना के
आधार पर अगर हम स्तंभ पत्ती की संरचना के आधार पर इनको वर्गीकृत करें तो इनमें मुख्यतः 5 प्रकार के प्लांट आते हैं। इनको 5 भागों में हम वर्गीकृत करते हैं, जिनमें कि पहला प्रकार होता है छोटी पत्ती वाले पादप। कौन से होते हैं अपने छोटी पत्ती वाले पादप? दूसरा प्रकार आता है अपना बड़ी पत्ती वाले पादप। तीसरा प्रकार आता है अपना मासल पत्ती वाले पादप। और फोर्थ प्रकार में अपना आता है मुड़ने वाले पादप। मुड़ने वाले पादप। और अपना फोर्थ प्रकार आता है स्क्लेरोफिलिकस पादप। कौन सा आता है अपना स्क्लेरोफिलिकस पादप। तो इस प्रकार से स्तंभ पत्ती की संरचना के आधार पर इन पादपों को 5 भागों में बांटा जाता है, जिनमें अपना पहला प्रकार होता है छोटी पत्ती वाले पादप। तो इस प्रकार के जो पादप होते हैं उनमें छोटी पत्तियां पाई जाती हैं, छोटी पत्तियां उपस्थित हैं। और ये छोटी पत्तियों की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? कटीली होती है। कटीली व्यवस्था ये रखते हैं। तो इन पादपों में क्या होता है? कम से कम बाष्पोत्सर्जन होता है। कम से कम बाष्पोत्सर्जन होगा तो जल बाष्प भी कम बनेगा, जल की हानि कम होगी। तो इस प्रकार से छोटी पत्ती वाले पादपों में अपना आता है कैजुराइना। क्या कौन सा पादप आता है अपना? कैजुराइना। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं बड़ी पत्ती वाले पादप। तो नाम से पता लग रहा है कि ऐसे पादप जिनमें पत्तियां कैसी होंगी? बड़ी होंगी। और पत्तियों पर क्या होगा? क्यूटिकल का स्तर पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है अपना वैक्स होता है, मोम होता है। और बड़ी पत्ती वाले पादपों में हमें एग्जाम्पल मिलता है अपना पत्थर चट्टा, ब्रायोफिल्लम। कौन सा मिलता है अपना? ब्रायोफिल्लम, जिसे हम पत्थर चट्टा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपना पादप आता है मासल पत्ती वाले पादप। तो इस प्रकार के जो पादप होते हैं उनमें मासल संरचना पाई जाती हैं। मासल संरचनाएं उपस्थित हैं। और इन पत्तियों में मासल संरचना ही इनके क्या करती हैं? प्रोटेक्शंस का काम करती हैं, बचाव का कार्य करती हैं। तो इनमें अपने देखने को मिलता है अपना यूफोरबिया। कौन सा पादप आता है अपना? यूफोरबिया। और अपना चौथा प्रकार आता है मुड़ने वाले पादप। तो ये मुड़ने वाले पादप कैसे होते हैं कि जब मरुस्थलीय स्थानों में जब जल की हानि होती है तो इनकी पत्तियां क्या होती हैं? जल के बचाने के लिए, जल के अभाव को बचाने के लिए क्या करती हैं? अपने सिरे से यह मुड़ जाती हैं। सिरे से मुड़ने के बाद में यह पत्तियां क्या करती हैं? जल को हानि पहुंचाने में कम वो सहायक होती हैं। तो इस प्रकार से इन पत्तियों में क्या है? गोल गोल संरचनाएं बन जाती हैं। तो इन पत्तियों में ऐसे गोल संरचनाएं देखने को मिलती हैं अपनी। इस प्रकार से यह गोल संरचनाओं में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो गई अपने मुड़ने वाले पादप, जिनमें कि अपना आता है एर्मोफिलिया। कौन सा आता है अपना? एर्मोफिलिया। तो एर्मोफिलिया एक पादप होता है जो मुड़ने वाले पादप होते हैं। उसके बाद में अपना पांचवा प्रकार आता है स्क्लेरोफिलिकस। तो इस प्रकार के जो
स्फेरोफिलिकस जो पादप होते हैं उनमें मुख्यतः क्या होता है अपना स्क्लेरोकाइमेट्स का क्या होता है स्तर पाया जाता है। स्क्लेरोकाइमेट्स का स्तर पाया जाता है इनकी पत्तियों पर, और इस प्रकार के स्क्लेरोकाइमेट्स का जो स्तर होता है उनसे क्या करता है, ये जल की हानि को बचाता है। तो इस प्रकार से अपने स्तंभ व पत्ती संरचना के आधार पर छोटी पत्ती वाले पादप, बड़ी मासल मुड़ने वाले पादप में एमोफिया और स्क्लेरोफिलिकस पादप में स्क्लेरोकाइमेट्स का क्या पाया जाता है, स्तर पाया जाता है, जिससे क्या होगा, जल की हानि को यह रोकता है, जल को बाहर जाने नहीं देता है। तो इस प्रकार से अपने उदाहरण मिलते हैं। अपन अगर देखें स्क्लेरोफिलिकस के उदाहरण होते हैं अपने साइकस, जो कि एक अपना जिम्नोस्पर्म प्लांट है, और नीरियम, ठीक है, नीरियम या नेरियम बोलते हैं इसको। इस प्रकार से इन पादपों में क्या है, संरचना हमें देखने को मिलती है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं इनके अनुकूलन क्षमता की, कि किस प्रकार से इन पादपों में अनुकूलन क्षमताएं विकसित हुई। पर्यावरणीय अनुकूलन क्षमता, अपनी आकार की क्षमता, अपनी बाह्य मॉर्फोलॉजिकल अनुकूलन क्षमता किस प्रकार से इन पादपों में विकसित होती हैं। तो इनमें हम देखते हैं अनुकूल क्षमता, ठीक है। अनुकूल क्षमता क्या होती है कि मरोद्भिद पादपों में जब जल की हानि अत्यधिक होने लगती है तो ये जल की हानि को बचाने के लिए अपनी पादप की कई प्रकार की स्तंभ या पत्ती या जड़ों को इस प्रकार से अनुकूलित कर देते हैं। या तो वह क्या करेंगे, या तो वह अपने जल की पूर्ति को करेंगे, अगर उनमें जल की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वह जल की हानि को कम होने के लिए रोकते हैं। तो मरोद्भिद पादपों में क्या होता है, जल की हानि को बचाने के लिए जो क्षमताएं विकसित की गई हैं उनको हम अनुकूलन क्षमताएं कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पारिस्थितिकी रूप में अनुकूलन क्षमता। पारिस्थितिकी रूप में अनुकूलन क्षमता में हम देखते हैं कि इस प्रकार की अनुकूलन क्षमता के बारे में अपने एक साइंटिस्ट थे, थोड़े, क्या नाम था उनका, थोड़े। तो उन्होंने इसके बारे में बताया था, और उन्होंने बताया कि पारिस्थितिकी रूप से जब क्षमताएं विकसित होने लगती हैं तो मरोद्भिद पादप क्या है, दो प्रकार के हमें दिखाई देते हैं, जिनमें कि आता है अपना शुष्कोत्फिद या शुष्कानुकूलित लक्षण वाले और शुष्कत्व उत्पन्न वाले पादप। कौन से? शुष्क अनुकूलित पादप। नंबर दूसरा आता है अपना शुष्क उत्पन्न पादप या लक्षण। तो इसमें दो प्रकार के पादप आते हैं। शुष्क अनुकूलित पादप। शुष्क अनुकूलित पादप क्या होते हैं? इस प्रकार के जो पादप हैं उनमें आनुवांशिक गुण उपस्थित होते हैं। किसमें? शुष्क अनुकूलित पादप में इनमें आनुवांशिक क्षमताएं विकसित होती हैं। हमने पिछली वीडियो में इसके ऊपर बात की थी। आनुवांशिक पादप हैं ये। इन पादपों में क्या होता है, आनुवांशिक संरचनाएं विकसित हो जाती हैं जिनमें जीन्स की कई सारी व्यवस्थाएं होती हैं, और जीन्स ही क्या करते हैं, इनमें मरोद्भिद लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं।
और इनमें ये जो जीन्स होते हैं इनके गुणों को विकसित कर लेते हैं। अर्थात जब इनका निर्माण हो रहा था, जब इनकी प्रकृति में जब ये पादप आए थे तो उन्होंने अपने अंदर इस प्रकार के लक्षणों को विकसित किया जिससे कि वह एक मरोद्भिद पादपों के लिए मरोद्भिद आवास में रहने के लिए अनुकूलित हो जाएं। तो जब इन्होंने अपने इस प्रकार से लक्षणों को धीरे धीरे विकसित किया तो ये लक्षण उनके जीनी संरचना में या जीन की संरचना में परिवर्तित होने लग गए, उनके डीएनए में ये लक्षण आने लग गए और उनमें यह लक्षण दर पीढ़ी दर आगे स्थानांतरित होने लग गए थे। तो इस प्रकार से इन पादपों में क्या हुआ कि आनुवांशिक लक्षण इनमें विकसित होने लग गए और ये आनुवांशिक लक्षण इन पादपों में आगे चलकर चिरस्थायी रूप में आकर व्यवस्थित हो गए थे। तो इस प्रकार से जब इन पादपों में यह लक्षण चिरस्थायी रूप से विकसित होने लग गए तो इनके जीन भी चिरस्थायी रूप में अपने आगे बढ़ने लग गए, दर पीढ़ी दर उनका आगे स्थानांतरण या ट्रांसफ़र हो गया। तो शुष्क अनुकूलित पादपों में आनुवांशिक पादप होते हैं, मतलब आनुवांशिक लक्षणों को यह रखते हैं। आनुवांशिक लक्षण ही इनमें मुख्य गुण होता है और इन पादपों की सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि अगर हम इन पादपों को ऐसे स्थान पर भी रखें जहाँ पर जल की पूर्ति भी बहुत होती है, जल की कोई कमी नहीं होती है, तो वहाँ पर भी यह पादप अपने शुष्कता होने का प्रमाण देते हैं, मतलब मरोद्भिद होने का प्रमाण देते हैं। तो इन पादपों को आप किसी भी स्थान पर रखें तो ये अपने शुष्क या मरोद्भिद होने का लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए अपन इनको शुष्क अनुकूलित पादप कहते हैं। इनमें आपने देखा होगा नागफनी का जो पादप होता है वो मुख्य रूप से शुष्क अनुकूलित पादप होता है। नागफनी का जो पादप होता है मरोद्भिद लक्षण होता है। यदि आप इन्हें अपने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में या कहीं अपने बर्फीले स्थानों पर या फिर जहाँ पर ऐसे स्थान जहाँ पर पानी की बिल्कुल ही कमी नहीं होती है वहाँ पर इनको रख दिया जाए तो यह फिर भी अपने कुछ ऐसी अनुकूलन संरचनाओं को विकसित करेंगे जो कि मरोद्भिद पादपों से संबंधित होती है, इसलिए उनको शुष्क अनुकूलित पादप हम कहते हैं। और यही अपना एक पारिस्थितिकी रूप से पहला लक्षण हमें दिखाई देता है, क्योंकि वातावरणीय रूप से तो हम उनको जल की पूर्ति करवा रहे हैं लेकिन वे भी अपने क्या है मरोद्भिद लक्षणों को दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से अपना शुष्क अनुकूलित पादप सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बाद में हम दूसरे नंबर पर देखें शुष्क उत्पन्न लक्षण या पादप। तो इस प्रकार के जो पादप होते हैं उनमें जो इस शुष्कता का लक्षण है या तो वह क्या है आनुवांशिक रूप से वह आगे स्थानांतरित नहीं हो पाता है, मतलब आनुवांशिक लक्षण नहीं होते हैं। आनुवांशिक लक्षण नहीं होंगे तो ये क्या करते हैं, जब इन पादपों में जल की कमी होती है तभी जाकर ये क्या है अपना शुष्कता दिखाई देते हैं। जब जल की कमी हो गई तो कमी होने से ही अपने ये शुष्कता के लक्षण को दिखा रहे हैं और मरोद्भिद के रूप में हमको क्या कर रहे हैं पादप के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अपना दूसरा प्रकार था शुष्क उत्पन्न लक्षण वाले पादप। तो इस प्रकार से थोड़े ने इनको दो भागों में विभक्त किया था। इसके बाद में हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि मरोद्भिद पादपों के मरोद्भिद जो पादप होते हैं उनके दो ही उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं? दो ही एम है उनका। पहला एम कौन सा बताया था हमने कि इन पादपों में जैसे तैसे हो जल की पूर्ति को करो। क्या करो? जल की पूर्ति को करो, मतलब जल का अपशोषण करो, एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर।
इनकी जो पादपों के द्वारा जो पहला उद्देश्य यही रहता है कि जहाँ से भी जल मिल रहा है वहाँ से जल का अवशोषण करो, जल की पूर्ति को करो, पादप में जलों को पहुँचाओ, उनकी ऊतक कोशिकाओं में जल का भंडार करो और उनमें कभी जल की हानि को मत होने दो। उसके बाद में दूसरा इनका उद्देश्य होता है कि जल की कम से कम हानि हो, जल की कम हानि हो, और जल की कम हानि होगी तो मतलब क्या होगा, कम बाष्पोत्सर्जन अभिक्रिया हो। क्या हो, कम बाष्पोत्सर्जन अभिक्रिया इनमें हो। तो इस प्रकार से जल की हानि भी कम होगी, और जल की जब कम हानि होने लगेगी तो इनके ऊतकों में और कोशिकाओं में क्या होगा, जल का भराव हो जाएगा, जल पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से मरोद्भिद पादपों के दो ही उद्देश्य हैं, जल का अवशोषण और जल की कम से कम हानि। अगर ये पादप जल की ज़्यादा हानि करेंगे तो ये अपने आप में वैसी ही मृत अवस्था में यह पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने मरोद्भिद लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद में हम दूसरा अनुकूलन क्षमता इनमें देखते हैं, वो है अपना मॉर्फोलॉजिकल रूप से या आकारिकी रूप से इनमें हम क्या देखते हैं, अनुकूलन क्षमता। तो आकारिकी रूप में मॉर्फोलॉजिकल वे। तो मॉर्फोलॉजिकल वेज में हम बात करें तो आप जानते हो कि किसी पादप की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उसके बाह्य संरचना, बाहरी संरचना को देखकर ही हम बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का पादप होता है। वह पादप की क्या होती है, बाह्य आकार की मॉर्फोलॉजी होता है। अब हम बात कर रहे हैं जीरोफाइट्स प्लांट की। तो जीरोफाइट्स प्लांट में आप देखते हो कि उसकी बाह्य आकारिकी में हमें मूल, स्तंभ व पर्ण आदि तीनों हमें दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से ये बाहरी लक्षणों में हम सबसे पहले किसका अध्ययन करते हैं, जड़ का, फिर स्तंभ का, फिर उसके बाद में पर्ण या पत्ती का देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने जड़ को। किसको देखते हैं, जड़ को। तो जड़ में क्या देखने की क्षमता मिलती है कि मरुस्थलीय जो पादप होते हैं, सबसे पहले तो ये जल की हानि में ही विकसित होते हैं। जल इनमें कम होता है, शुष्कता इनमें प्रारंभ हो जाती है, तो ये पादप क्या है, उगते हैं और उनमें ही ये सर्वाइव करते हैं। तो जल की हानि क्या होती है, इनमें अत्यधिक हो जाती है और जल की पूर्ति को ये बनाए रखते हैं। तो इन पादपों में क्या है कि जल की पूर्ति को बनाने के लिए जड़ जो होती हैं वो विकसित प्रकार की होती हैं, मतलब सुविकसित मूल तंत्र पाया जाता है इनमें। वेल डेवलप ऑर्गेनाइज्ड रूट सिस्टम्स इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। दूसरी हम अगर बात करें तो इन जड़ों में क्या होता है, अपना मूसला मूल उपस्थित होती है। मूसला मूल अपने क्या करती है, गहराइयों तक ये चली जाती है और गहराइयों में जाने के बाद में ये अपने जल का अवशोषण करती है, जल को यह लाती है। तो इस प्रकार से इनमें यह मूसला मूल क्या होती है, विकसित प्रकार की पाई जाती है। हमने जल सहिष्णुनी पादप में जल प्रतिरोधी, जलाभाव प्रतिरोधी पादपों में भी देखा था फ्यूमेरोफाइट्स जड़ों को। किसको देखा था हमने, फ्यूमेरोफाइट्स जड़ें। तो फ्यूमेरोफाइट्स जड़ें कैसी होती हैं कि ऐसी जड़ें जो जल की खोज में जल के भौम स्तर तक, मतलब ग्राउंड वाटर तक भी चले जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। तो उन जड़ों को बोलते हैं हम फ्यूमेरोफाइट्स जड़ें। मतलब पादप की जड़ें क्या हैं कि पानी की खोज के लिए कहाँ तक पहुँच जाती हैं, ग्राउंड वाटर तक, भौम स्तर तक यह
पहुंच जाती है। बहुम जल स्तर तक ये अपने आप को क्या कर लेती हैं, विकसित कर लेती हैं। तो वे जड़ें कहलाती हैं अपनी फ्यूमेरोफाइट जड़ें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं अपने लिए। उसके बाद में हम इनमें देखते हैं कि अपनी मूसला मूल जो होती हैं वो आगे चलकर विकसित तो होती रहती हैं, और इन पादपों में, मरुस्थलीय पादपों में जड़ इतनी ही लंबी हो जाती हैं कि उनमें लंबाई बहुत अत्यधिक वृद्धि करने लगती हैं। तो ओपेनहाइमर एक अपने वैज्ञानिक थे, ओपेनहाइमर, उन्होंने बताया कि इन पादपों में जड़ें क्या होती हैं 30 मीटर तक, कितनी 30 मीटर तक यह अपने विकसित हो जाती हैं और यह जल की पूर्तियों को करती हैं। तो ये अपने भूमि में 30 मीटर तक ये पहुंच जाती हैं। ओपेनहाइमर ने इसको बताया था, और उन्होंने बताया अपना जो पादप है अकेशिया नाइलोटिका, ये अपना बबूल होता है, उसका बॉटनिकल नेम है अकेशिया नाइलोटिका। तो ओपेनहाइमर ने बताया कि इन पादपों की जो जड़ें होती हैं वो जल की खोज के लिए अत्यधिक वृद्धि करने लगती हैं, और 30 मीटर तक उनकी लंबाई विकसित हो जाती है। उसमें अपना है अकेशिया नाइलोटिका, और भी अपने कई पादप आते हैं जिनमें एस्पैरागस है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इन पादपों में जो रूट और शूट का जो अनुपात होता है जड़ वह तना का, वो क्या होता है, अत्यधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, रूट और शूट का रेशो जो होता है वो 1.4 अपने पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, जो रूट हैं वो अत्यधिक लंबी विकसित हो जाती हैं तने से भी। उसके बाद में हम इनका नेक्स्ट लक्षण देखें जड़ों के, तो इनकी क्या होती है, वृद्धि क्षमता अधिक पाई जाती है। ठीक है, और भी इसमें लक्षण देखते हैं। तो इन पादपों में, जड़ों में क्या होता है, कुछ जड़ें जल का भी अवशोषण करके उनका संग्रहण का भी कार्य करती हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि जल संग्रहण का कार्य, जल संग्रहण कार्य को भी यह निभाती रहती हैं। तो इस प्रकार से जो जड़ें हैं वो अपनी कुछ जड़ें भूमि के ऊपर भी पाई जाती हैं, और वह क्या करती हैं, जल का संग्रहण करती हैं। तो इस प्रकार से इनमें यह लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके बाद में इनमें और भी कई सारे लक्षण विकसित हो जाते हैं, जैसे कि इन पादपों की जड़ों में मूलगोप विकसित प्रकार का होता है। कैसा होता है, अपना विकसित होता है, क्योंकि जैसे जैसे ये पादपों की जड़ें आगे बढ़ती हैं तो उनमें मूल गोप भी अपने आगे बढ़ने लगता है। मूल गोप अपना क्या है, जड़ों में शीर्ष वाला भाग होता है। ये अपन कोई मूल है, तो ये जो यहाँ पर इसके टिप पोजीशन पर ये जो भाग होता है ये अपना क्या होता है, मूल गोप। ठीक है, इसमें ही अपन क्या बोलते हैं, शांत बिंदु क्षेत्र भी इसमें अपना उपस्थित भी होता है। शांत बिंदु क्षेत्र जिसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, क्यूनिसेंट एरिया। ठीक है, प्रकार से हमारे ये है मूल गोप भी क्या होता है, विकसित प्रकार से पाया जाता है। उसके बाद में हम और भी बात करें तो हम देखते हैं, आपने जड़ की संरचना को देखा होगा, तो जड़ की संरचना में अपन का मूल रोम भी पाए जाते हैं, और मूल रोमों का भी कार्य क्या होता है, ये जल व खनिज लवणों का क्या करते हैं, अवशोषण का कार्य करते हैं। तो मूल रूप ही क्या होता है, इसमें विकसित प्रकार से पाया जाता है। इस प्रकार से जड़ों में क्या है, अपने संरचनाएं पाई जाती हैं। और इसके बाद में जो जड़ें होती हैं उनमें क्या होता है कि अलग अलग आवास में ये जड़ें हैं। तो अपन देखते हैं कुछ
चट्टानों पर या फिर अपने बर्फीले स्थानों पर जो भी मरुस्थलीय पादप होते हैं उनमें क्या होती हैं, ये चट्टानें भेद जाती हैं चट्टानों को, बर्फीले स्थानों को, और भेद कर क्या होती हैं, बाहर की ओर निकल जाती हैं, वह जल का अवशोषण करती हैं। इस प्रकार से अपने अनुकूलन क्षमताओं को यह विकसित करती हैं। इन जड़ों में क्या है, जो जड़ और तने का अनुपात होता है वो भी अपना अलग होता है, और मूलों में अत्यधिक वृद्धि भी होती है, और जो मूल में वृद्धि होती है अगर उसका भी हम अनुपात देखें तो रूट और शूट का जो अनुपात होता है वो 3:10 होता है। कितना होता है, 3:10 होता है। इस प्रकार से अनुकूलन क्षमताओं को यह विकसित कर लेती है। तो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में हमने पढ़ा था जड़ को, उसके बाद में हम स्तंभ व पर्ण को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।